मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर्स में संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस में अलंकारों को, और उसमें से भी आज हम 3 अलंकारों को डिस्कस करेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा अलंकारों का विषय हमारे पास बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है और इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। अलंकार शब्द से तात्पर्य ही है कि सजाना। अब काव्य की रचना में अलंकारों का कितना अधिक महत्व है, इसको आज हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द जो है अलम प्लस क्री धातु जमा घय प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सजावट और आभूषण। और इसका अलंकारों का व्यक्तिगत अर्थ को भी जानना आवश्यक है। बहुत सुंदर कहा, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः अथवा अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, उसे अलंकार कहती हैं। बहुत से हमारे संस्कृत के कवि हैं, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, जयदेव आदि कवियों ने अलंकारों के बिना काव्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा उसी प्रकार बढ़ाते हैं जिस प्रकार हार, कुंडल आदि आभूषण मनुष्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य 2 प्रकार का है, गद्य और पद्य। और जब गद्य और पद्य मिश्रित होता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। और पद्य काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलंकारों के बिना काव्य का भी कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। और संस्कृत में अलंकारों के 3 प्रकार बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। क्योंकि काव्य की जो सत्ता है शब्द और अर्थ में विद्यमान होती है। जो शब्द की शोभा को बढ़ाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जो अर्थ की शोभा को बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जो शब्द और अर्थ दोनों को ही सुशोभित करता है, अलंकृत करता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे शब्द की शोभा को बढ़ाने वाले जो अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि अलंकार। और जो अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, जैसे उपमा, रूपक आदि अलंकार। उभय माने जो शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जैसे श्लेष अलंकार। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अनुप्रास अलंकार को। काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार इसका लक्षण है वर्ण साम्य अनुप्रासः। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार अनुप्रास अलंकार का लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। दोनों ही लक्षण में से कोई भी लक्षण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं काव्य प्रकाशकार मम्मट और विश्वनाथ भी कि जहां पर वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता, किन वर्णों की समानता की बात की गई है? व्यंजन वर्णों की समानता। और दूसरी परिभाषा से जानते हैं अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्यपि स्वरस्य यत्। स्वरों में विषमता होने पर भी, स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता जब होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको स्वर और व्यंजन का डिफरेंस पता है, ठीक है? तो क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वरों की विषमता होने पर भी, असमानता होने पर भी व्यंजन वर्णों में समानता होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर जो स्वर हैं उसको आपने नहीं ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क में स्वर है, यहाँ में ई स्वर है, क में ऊ स्वर है, यहाँ पर री स्वर है। तो अनुप्रास अलंकार के अनुसार कि आपको व्यंजनों की समानता देखनी है, भले ही वहां पर स्वरों में विषमता हो। चलिए उदाहरण से समझते हैं।
सुभग सलिला वगाहा पाटली संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। तो यहाँ देखिए उदाहरण आपको संस्कृत में लिखने हैं, इसके हिंदी अर्थ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है और उसमें ये बताया कि ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल में स्नान करना अच्छा लगता है। गुलाब के पाटल माने कहते हैं गुलाब को, गुलाब के पुष्पों के स्पर्श से सुगंधित वन की वायु बहती है और वृक्षों की सघन छाया से क्या होता है, नींद भी आसानी से आ जाती है। और साथ ही गर्मी में क्या होता है, दिवस परिणाम रमणीय कि सायकाल का जो समय है अधिक रमणीय प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखना चाहें तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको उदाहरण से अलंकार को सिद्ध करना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अब देखिए कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। स चेक कीजिए, सुभग इसकी मात्रा को यानी स्वरों को नहीं ध्यान देना, ठीक है, ये रिपीट हो गया तो यानी स व्यंजन वर्ण मिल गया। उसके बाद देखते हैं ल, देखिए यहाँ पर ये भी ल, ठीक है। तो ऐसे थोड़े अंतर पर हमें जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता मिले तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वन वाता में व व्यंजन है, यहाँ भी अवगाहा व है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको सिद्ध जरूर करना है। सुरभि वनवाता भ दिख रहा है आपको, सुलभ ये भी भ दिखा, रमणीया म दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जहां पे भी व्यंजन वर्णों की समानता मिलेगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है ना आपको। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। तो यहाँ देखिए कावेरी वारी में आप देख सकते हो व और र, तो इन व्यंजन वर्णों की समानता दिख रही है। पावन पवन में भी आप देखिए प रिपीट है, व भी रिपीट है और न व्यंजन वर्ण भी इनकी आवृत्ति है, इनमें समानता है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार उदाहरण लिखने के बाद आपको उसको सिद्ध भी करके बताना है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कोई अन्य अलंकार है, ठीक है स्टूडेंट। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ जरूर लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार को समझते हैं हम, इसके लक्षण को जानते हैं। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैव वृत्तिः यमकं विनिगद्यते। ये लक्षण साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार है। तो थोड़ा सा इसका पदच्छेद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सत्य अर्थे कहा है तो यहाँ क्या बन रहा है, सती अर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन सहते तेनैव तेन एव आवृत्ति। इसका थोड़ा सा विग्रह या पदच्छेद करना इसलिए आवश्यक है ताकि इसके अर्थ को हम रटे ना, समझ के करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वर व्यंजन सहते, स्वर और व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति होती है। सत्य अर्थे पृथक अर्थाया, परंतु उनके अर्थों में पृथक माने भिन्नता होती है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर और व्यंजन समुदाय माने पूरा का पूरा शब्द रिपीट आपको मिलेगा, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होगी, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलौक्यत स सुरभिम सुरभिम वसुमनो भरई। नव पलाश, पलाश के बाद देखिए पलाश पूरा का ना स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति मिलेगी, रिपीट होगा। सुफुट पराग पराग रिपीट हो गया, पराग पराग। मृदु लतांत लतांत, ठीक है। सुरभिम सुरभिम। अब ये भी देखिए, एक श्लोक के 4 चरण है, तो चारों चरणों में आपको 4 यमक अलंकारों के उदाहरण दिख रहे हैं। देख लीजिए, पहले कौन सा था, पलाश पलाश, दूसरा आया पराग पराग, तीसरा है लतांत लतांत और चौथा है सुरभिम। ये रिपीट तो हुए परंतु इनके अर्थों में भिन्नता है, ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसके आप अर्थ को लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स उदाहरणों
के अर्थ की बजाय आपको इसको सिद्ध करना ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जैसे पलाश, एक पलाश का अर्थ है पत्ते और एक जो है पलाश जो है ढाक के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे पराग, परागत का है, एक पराग का अर्थ है पुष्परज और एक परागत इकट्ठा है तो इसका अर्थ है व्याप्ति। मृदु, लतांत, लतांत, सुरभिम, सुरभिम, इसी प्रकार सुरभि का अर्थ है सुगंध और एक सुरभि वसंत ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन के समुदाय की आवृत्ति होने पर भी अर्थों में जब भिन्नता पाई जाती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको याद करना है और जो भी उदाहरण दे तो उस उदाहरण को आपने सिद्ध भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम श्लेष अलंकार को जानते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने इसका लक्षण दिया है, श्लिष्टई पदैर नेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। अब थोड़ा सा इसका पद छेद करके देखते हैं। ये बना पदई, र विसर्ग हो जाएगा, अनेक, अर्थ, अभिधाने। ये आपने पेपर में नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि यहीं से इसके अर्थ को निकाला जाए, रटना नहीं है, आपको समझ के करें। ठीक है, जहां पर एक ही पद में अनेक अर्थ अभिव्यक्त होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरीके से आपने इसके अर्थ को भी लिखना है। चलिए उदाहरण से सिद्ध करते हैं। शनात् प्रबोध मायाति लंघते तमसः पुनः निर्वास्यते प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिहि। यहाँ प्रथम पंक्ति में देखिए स्टूडेंट, प्रबोध दिख रहा है आपको और तमसा। तो प्रबोध और तमसा के दो दो अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। तो अब देखिए, एक प्रबोध का अर्थ है प्रकाशित करना, जलना, और एक उठना के लिए ज्वलित होना। तो एक ही शब्द है, एक ही पद है, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ऐसे तमसा जो है अंधकार के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पर जो है दूसरा अर्थ है बुझ जाना। ठीक है, तो जब भी एक ही पद के अनेक अर्थ होंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। इस तरीके से आपने इसको याद करना है। और ये आपका उदाहरण जो है विज्ञान शाकुंतल से ले रखा है और यहाँ बता रहे कि बुझते हुए दीपक की लो के समान वृद्धावस्था में मेरी भी बुद्धि क्षण भर में चमक उठती है और क्षण भर में ही अंधकार से व्याप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि क्षण भर में मुझे याद भी आ जाता है और क्षण भर में मैं उसको भूल भी जाता हूँ। तो एक और उदाहरण से इसको सिद्ध करते हैं। अहो केने दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता। तो अब यहाँ देखिए, अब आपको दारुणा शब्द दिख रहा है। तो इस दारुणा के दो अर्थ बताए गए। एक दारुणा का अर्थ है कठोरता और एक का अर्थ है लकड़ी। तो यानी जब एक पद के एक से अधिक अर्थ मिलेंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन अलंकारों के लक्षण याद करने हैं और उसको उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करके बताना है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 3 अलंकारों को बड़ी डिटेल के साथ जाना, उसके लक्षण क्या हैं, उदाहरणों के द्वारा उसे कैसे सिद्ध किया। कौन कौन से अलंकार जाने? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों अलंकारों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा तो यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आशा रख सकते हैं बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स बनाए होंगे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।